नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। नाइजीरिया के वो शहर के सेंट फ्रांसिस चर्च में इतवार को गोलाबारी हुई। इस वाक़े में 50 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। कई लोग जख्मी हुए हैं। अभी मरने वालों का आंकड़ा सरकारी तौर से जारी नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ हथियारबंद लोग चर्च में घुसे और फायरिंग शुरू कर दी। मकामी वक्त के मुताबिक ये वाक़या दोपहर करीब 11:30 बजे पेश आया, जबकि हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 बज रहे थे। हमला किसने और क्यों किया ये अभी तक पता नहीं चल सका। इस वाक़े के वक्त वहाँ प्रेयर हो रही थी। एक तर्जुमान ने बताया कि हमलावरों ने प्रेयर कर रहे एक शख्स को अगवा कर लिया है। गवर्नर रोटिमी ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। इस हमले के बाद बहुत सी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आया, जहां लोग चर्च में लोग खून से लथपथ पड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि आसपास के लोग चीख चिल्ला रहे हैं। नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी ने कहा कि नफरत की सोच रखने वालों ने ऐसा घिनौना काम किया है और लोगों की जान ले ली है। मुल्क ऐसे नफरती लोगों के सामने कभी नहीं झुकेगा और इनसे जीत कर दिखाएगा। इंतजामिया ने आज 26 लोगों की मौत और 4 जख्मियों की फहरिस्त जारी की है, जबकि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के मुसाफिरों से भरी बस जो उत्तराखंड के सैर के लिए आई थी गहरी खाई में गिर गई। काबिल जिक्र है कि इतवार की शाम तकरीबन 7 बजे मुसाफिरों को ले जा रही बस यमुनोत्री कौमी शाहरा पर रेखाओ खंड दुमता के करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई और हादसे का शिकार हो गई। बस के तमाम मुसाफिर मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले थे। बस में ड्राइवर ऑपरेटर समेत 30 अफराद सवार थे, जिनमें से 26 की मौत हो चुकी है। 4 अफराद अस्पताल में जेरे इलाज है। और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। अभी घटना स्थल पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर जी के साथ हूं। रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे 7 बजे के बाद, और यहां जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत और बचाव के काम तत्काल प्रारंभ कर दिए थे। अभी मैं रात में लगभग 12 बजे पहुंच गया था देहरादून, जितनी जल्दी हो सकता था, लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही थी। मैं आभारी हूं स्थानीय प्रशासन का और निवासियों का भी कि रात में ही पार्थिव शरीर जो यहां नीचे बिखरे हुए थे रेस्क्यू करके रात में ही निकालिए। रात में ही पोस्टमार्टम हो गया और पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के देहरादून रवाना हो गए। लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वहां पहुंच जाएंगे। वहां एम्बॉर्मिंग जल्दी करा के हमारी कोशिश ये है कि हम उनको ससम्मान घर पहुंचाएं। मेरी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से चर्चा हुई और हमने आग्रह किया कि बस से बहुत समय लगेगा, गाड़ियों से बहुत समय लगेगा बाय रोड, तो कृपया करके एयरफोर्स का विमान अगर हमें उपलब्ध करा दें तो एयरफोर्स के विमान से हम जल्दी उनको घर पहुंचा पाएंगे। एयरफोर्स का विमान तीर्थ यात्रियों के सबको लेने 2 बजे जॉलीग्रांट में होगा। वहां बाकी औपचारिकता पूरी करके एयरफोर्स के विमान से उन सबको खजुराहो एयरपोर्ट हम उतारेंगे और खजुराहो में हमारी गाड़ियां तैयार रहेगी, जहां से उनके गांव जो वहां से खजुराहो से 1 घंटे के रास्ते पे है उनके गांव पहुंचाएंगे। और कोशिश ये होगी कि आज ही ससम्मान अंतिम संस्कार कर लिया जाए। रात को कंट्रोल रूम में भी मैं बैठा था, वहां से भी हमारी आपदा प्रबंधन जो रूम है यहाँ का व्यवस्था है उसमें भी मैं गया था। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद जिले अदालत ने वलीउल्लाह खान को संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पर 2006 में हुए धमाकों के इल्जामात में मौत की सजा सुनाई है। वाराणसी शहर में सिलसिलावार बम धमाकों के 16 साल बाद वलीउल्लाह को गाजियाबाद की अदालत ने हफ्ते को 2 मुकदमात में कसूरवार ठहराया था। जिला सेशन जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्लाह को 2 मामलों में कसूरवार ठहराया, जो कत्ल, इक़दाम कत्ल,
की दफात और आईपीसी और सबूतों को मसक करने धमाकों खैज मवाद एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। मुलजिम नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर एक केस में बरी हो चुका है। तीनों मुकदमात में 121 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। आज मौजूद जज ने इस केस में वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई। अप्रैल 2006 में धमाकों की तहकीकात करने वाली खुसूसी टास्क फोर्स ने दावा किया था कि मुलजिम का ताल्लुक बांग्लादेश की एक दहशतगर्द तंजीम हरकतुल जिहाद इस्लामी से था और वो उन धमाकों का मास्टरमाइंड था। संकट मोचन मंदिर और कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पर 7 मार्च 2006 को होने वाले धमाकों में कम से कम 20 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। बीजेपी ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने वाली नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर किया है। इसके बावजूद बीजेपी को आलमी सतह पर लगातार तनकीदों का सामना करना पड़ा है। 57 रुकनी मुस्लिम ममालिक की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने भी हिंदुस्तान में मुस्लिम मुनाफरत के बढ़ते वाकयात पर सख्त रुख इख्तियार किया। OIC हिंदुस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूक़ इंसानी तंजीमों से अपील की कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को निशाना बनाने के खिलाफ ज़रूरी कदम उठाए जाएं। OIC के इस अमल पर हिंदुस्तान ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। OIC पर जवाबी हमला करते हुए हिंदुस्तान ने उसके इल्ज़ामात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि OIC का तबसरा गलतफहमी पर मबनी और शरारत का नतीजा है। दरअसल OIC ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 5 जून को एक के बाद एक कई ट्वीट किए जिसमें अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। एक ट्वीट में तंजीम की तरफ से लिखा गया कि OIC के जनरल सेक्रेटरी ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई हिंदुस्तान में बरसर इख्तिदार तबके के एक शख्स के जरिए दिए गए मुतनाज़िया बयान की सख्त तनकीद की है। एक ट्वीट में यह भी लिखा गया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा हुआ। हिंदुस्तान की कई रियासतों के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी और मुसलमानों की मिल्कियतों को नुकसान पहुंचाए जाने का तस्करा करते हुए OIC का यह भी कहना है कि मुसलमानों पर लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अरबी जबान में किए गए ट्वीट में OIC ने यहाँ तक लिखा कि OIC अपील करता है कि इस तरह के काबिल एतराज़ तबसरों और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी तरह की बेइज्जती के खिलाफ मजबूती के साथ कार्रवाई की जाए। जो भी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और जराइम को फ़रोग़ देती है उन्हें जवाबदार ठहराया जाए। OIC ने अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूक़ इंसानी तंजीमों से कार्रवाई की अपील करते हुए लिखा कि OIC बैनुल अक़वामी तबक़ा खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूक़ इंसानी काउंसिल से मुसलमानों को हदफ बनाने के मामलों को मुखातिब करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने की अपील करता है। OIC के इन सख्त तबसरों पर हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बख्शी ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने OIC जनरल सेक्रेटरी के तबसरों को खारिज कर दिया और एक बयान में कहा कि हुकूमत हिंद OIC सेक्रेटेरिएट की तरफ से की गई नामुनासिब और कुन जहन सोच वाले तबसरों को वाज़ेह तौर पर खारिज करती है। हुकूमत हिंद सभी मज़ाहिब का एहतराम करती है। अरिंदम बख्शी का कहना है कि एक मजहबी शख्सियत को बदनाम करने वाले काबिल एतराज़ ट्वीट और तबसरे कुछ लोगों के जरिए किए गए थे। वो किसी भी शक्ल में हुकूमत हिंद के नज़रियात की अक्कासी नहीं करते हैं। उन अशखास के खिलाफ मुतल्लिका पार्टी पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। सऊदी अरब ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नुपुर शर्मा के तबसरे की मजम्मत की है। शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की सरबराही में सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने अक़ायद और मज़ाहिब के एहतराम पर जोर देते हुए मुल्क के मौक़िफ़ का अदा किया। हरमैन की जनरल प्रेसिडेंसी ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की घिनौनी हरकतें तमाम मज़ाहिब की तौहीन करती हैं और जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनिद सीरत से वाकिफ़ नहीं है। एक बयान में कहा गया कि अल्लाह की दुआएं और सलामती हो उन पर, क्योंकि वो ज़मीन पर रहने वालों में सबसे बेहतर थे, इंसानियत और दुनिया के लिए एक रहमत थे। यह बयान ममलिकत सऊदी अरब का पैगाम है कि वो तमाम मज़ाहिब और अक़ीदों का एहतराम, सबके दरमियान अमन के पैगाम को फैलाने और इस्लाम की अलामत के दूसरे मज़ाहिब व अक़ायद की तौहीन ना करने के मौक़िफ़ की तस्दीक़ करते हैं। बीजेपी के साबिक़ तर्जुमान और नवीन जिंदल के पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तबसरों पर खलीजी ममालिक ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और ये कैसे वक्त में आया जब नायब सदर वेंकैया नायडू ने आला सतही वफद के साथ खतर का 4 रोज़ा दौरा शुरू किया। पैगंबर इस्लाम के खिलाफ किए गए तबसरों से नाराज खतर की वज़ारत ख़ारजा ने हिंदुस्तानी सफ़ीर दीपक मित्तल को तलब किया और उन्हें जिंदल के तबसरे पर मायूसी का इजहार करते हुए एक सरकारी नोट सौंपा। वज़ारत ने कहा कि हम हिंदुस्तान में हुक्मरान जमात के एक ओहदेदार की तरफ से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किए गए मुतनाज़िया तबसरों की मजम्मत करते हैं।
वजारत ने मजीद कहा कि कतर ने बीजेपी के जारी करदा बयान का खैर मकदम किया, जिसमें उसने ओहदेदार को पार्टी से हटाने का ऐलान किया। उधर कुवैत की वजारत खारजा ने हिंदुस्तानी सफीर सिबी जॉर्ज को तलब किया और असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए एशिया उमूर की तरफ से एक सरकारी एहतजाजी नोट हवाले किया, जिसमें कुवैत ने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बीजेपी रहनुमाओं के तबसरे की मजम्मत की और उनको मुस्तरद किया। उसके चंद घंटे बाद ईरान ने भी हिंदुस्तानी सफीर को तलब करके पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किए गए तबसरों की मजम्मत की। उधर ओमान ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है, जबकि सऊदी अरब और बहरीन ने इन तबसरों की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के निकाले गए तर्जुमान के मुतनाज़िया रिमार्क्स की मजम्मत में इस्लामी ममालिक में अब तालिबान हुकूमत भी शामिल हो गई है। मुबैना बयान पर मुस्लिम दुनिया में तूफान खड़ा हो गया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान हिंदुस्तान में हुक्मरान जमात के एक लीडर की तरफ से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज़ अल्फाज के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करती है। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने पीर को भारतीय जनता पार्टी के दो मुअत्तल तर्जुमानों की तरफ से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किए गए तबसरों के खिलाफ हिंदुस्तानी सफीर को तलब किया और तौहीन आमेज रिमार्क्स के लिए इस्लामाबाद हुकूमत की दो टोक नापसंदीदगी और सख्त मजम्मत से आगाह किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी वजारत खारजा के बयान को बेतुका करार देते हुए अरिंदम बख्शी ने कहा कि वो हिंदुस्तान के बारे में प्रोपेगेंडा करने के बजाय अपने यहाँ अक़लियतों की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी पर तवज्जो दे। नई दिल्ली में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बख्शी ने इस मामले में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ट्वीट और माफ़ कीजिएगा साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ट्वीट और पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के बयान पर एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों की हालत दुनिया में किसी से ढकी छुपी नहीं है। बख्शी ने कहा कि हमने पाकिस्तान के बयानात और तबसरे देखे हैं। अपने यहाँ अक़लियतों के हुकूक़ की मुसलसिल खिलाफ वर्जी करने वाले उस मुल्क के किसी दूसरे मुल्क में अक़लियतों के साथ हो रहे सुलूक पर तबसरा करने वाले बेतुकेपन का किसी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दुनिया पाकिस्तान की तरफ से हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अहमदियों समेत अक़लियतों पर मुसलसिल जुल्म सितम की गवाह है। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान के बरक्स हिंदुस्तानी हुकूमत तमाम मज़ाहिब का यकसा एहतराम करती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक नुपुर शर्मा के बयान ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की शबिया को ख़राब करने का काम किया। बीजेपी ने उन्हें पार्टी से भले ही निकाल दिया हो, लेकिन मुल्क में बीजेपी के खिलाफ सियासी पार्टियों की नाराज़गी थमने का नाम नहीं ले रही है। कई कायदीन ने नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया। इस दरमियान कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसके ज़िद्दी रवैया और कट्टर पॉलिसी ने मुल्क की शबियात दुनिया में ख़राब की है। राहुल गांधी ने इस ताल्लुक से एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अंदरूनी तौर पर तकसीम होने से हिंदुस्तान बाहरी तौर पर कमज़ोर हो गया। बीजेपी की शर्मनाक कट्टर पसंदी ने न सिर्फ हमें अलग थलग कर दिया, बल्कि आलमी सतह पर भी हिंदुस्तान की शबिया को नुकसान पहुंचाया गया। राहुल गांधी ने यह बात ऐसे वक्त में कही जब नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की तरफ से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दिए गए बयानात पर मुस्लिम ममालिक ने सख्त एतराज़ किया है। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तर्जुमानों को अपनी पॉलिसी की वजह से नहीं बल्कि गैर मुल्की दबाव में और अपनी झेप मिटाने के लिए हटाया है। कांग्रेस के शोबे मसलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीर को कहा कि बीजेपी अपने इक़दाम से मुल्क की इज्जत को ठेस पहुंचा रही है और अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए बैरूनी ममालिक के दबाव में अपने तर्जुमान को हटा रही है। तर्जुमानों को हटाकर बीजेपी अपने जराइम की पर्दापोशी करने के लिए अपना रंग बदल रही है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की सियासत की वजह से हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक गया है। पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए संजय सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने हिंदुस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर बदनाम कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के इक़दामात और नफरत की सियासत से भारत का सर शर्म से झुक गया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी है। गलती करे भारतीय जनता पार्टी और माफी भारत को मांगना पड़े। आजादी के 75 वर्षों में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने भारत को इतना अपमानित नहीं किया। भारत सरकार के राजदूतों को, भारत के जो राजदूत हैं वहां पर, उनको बुलाया जा रहा है,
उनको अपमानित किया जा रहा है, उनसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। 2-3 दिनों से पूरे दुनिया में खबरें चल रही हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी है। पूरी दुनिया में भारत का सर शर्म से झुक गया है भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों के कारण, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के कारण। आजादी के 75 वर्षों में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने भारत को इतना अपमानित नहीं किया, भारत का सर इस तरीके से दुनिया के सामने नहीं झुकाया जितना नरेंद्र मोदी जी ने झुकाने का काम किया। और ये पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के कारण आज पूरी दुनिया में भारत सरकार के राजदूतों को, भारत के जो राजदूत हैं वहां पर, उनको बुलाया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। गलती करे भारतीय जनता पार्टी और माफी भारत को मांगना पड़े। ये 130 करोड़ लोगों का अपमान है, ये भारतवासियों का अपमान है जो मोदी जी और उनकी पार्टी की वजह से आज दुनिया के स्तर पे हमें झेलने और बर्दाश्त करना पड़ रहा है। दूसरा विषय, अभी आप लोगों ने देखा होगा, सुबह सत्येंद्र जैन के घर पे ईडी का छापा हो गया। 5 दिनों तक सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई, कुछ नहीं मिला सत्येंद्र जैन के पास। मोदी जी की एजेंसी ईडी और हाई कोर्ट में जब पूछा गया तो कह दिया सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो कोई एफआईआर ही नहीं है। तो जब सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई शिकायत नहीं, तो उनको गिरफ्तार करके क्यों रखा गया है? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत अपमानित हो रहा है, भारत शर्मिंदा हो रहा है आपके कारण, उन खबरों को दबाने के लिए आज आपने सुबह सुबह ईडी का छापा सत्येंद्र जैन के घर पे मरवा दिया। ये अपमान है एक अच्छे ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री का भी, और साथ ही साथ जिस समुदाय से वो आते हैं, जैन समुदाय से, उस समुदाय का। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, देश के लिए कुछ अच्छा काम कीजिए और हम सबके पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तबसरे के मामले में बीजेपी ने अपने तर्जुमान नुपुर शर्मा को पार्टी से मुअत्तल कर दिया, लेकिन मामला अभी ठंडा नहीं हो रहा है। इस मामले पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने मुतालबा किया कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मुल्क के मुसलमानों की बात आती है तो वज़ीर आज़म मोदी उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन बाहर के मुसलमानों की बात सुन लेते हैं। उन्होंने बीजेपी पर मुल्क के मुसलमानों की तज़लील का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कुछ ऐसा बात कह दी टाइम्स नाउ के टीवी चैनल पर जिससे मुसलमानों को, उनके जज्बात को, उनको दिली ठेस हुई। 10 दिन के बाद कैसे ख्याल है प्रधानमंत्री को, जबकि हर प्राइम टाइम शो लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री खुद बैठकर देखते हैं। तो 10 दिन के बाद बीजेपी रिएक्ट करती है, और कब रिएक्ट करती है? जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर को पहुंच रहे हैं तो प्लेन में, जो प्लेन में होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका जो बैंक्वेट था वो कैंसिल कर दिया गया है। तो जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर में होते हैं, खतर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफी चाहें, क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है और बीजेपी अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ उसको सस्पेंड करती है। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में यह मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था। जब मैं बहैसियत एक भारत के
इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप, क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए देश के प्रधानमंत्री? क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते, हमारी तकलीफ को नहीं समझते आप। उन्होंने कुछ ऐसा बात कह दी टाइम्स नाउ के टीवी चैनल पर। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने बीजेपी कारकुनों पर जोर दिया कि वो मुल्क को महफूज रखने के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दाम को अवाम तक पहुंचाएं। आंध्र प्रदेश के दौरे के मौके पर विजयवाड़ा में उन्होंने वहां मुनक़िदा बीजेपी शक्ति केंद्र के कारकुनों के एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में 46,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ्स हैं, वहां बूथ कमेटियां कायम की जाएं और आवाम को इसमें शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि बूथ कमेटियों में तमाम तबक़ात की शिरकत हो। उन्होंने कहा कि शक्ति केंद्र के कारकुनों की यह जिम्मेदारी है कि वो आवाम में तासुर पैदा करें कि बीजेपी तमाम तबक़ात की पार्टी है। आ जाइए आप, यहाँ क्या है? वाईएसआर, जगन रेड्डी, टीडीपी, सब परिवार की पार्टियां। आप तेलंगाना में जाइए, बीजेपी किससे लड़ रही है? वाईएसआर केसीआर से, केशव चंद्रशेखर राव से लड़ रही है। कौन सी पार्टी है? तेलंगाना राज्य समिति, टीआरएस। कौन सी पार्टी है? बाप की पार्टी, बेटी की पार्टी, बेटी की पार्टी, दामाद की पार्टी, पार्टी की पार्टी। अभी नीचे वो पोता नहीं आया, नहीं तो उसकी पार्टी। आप कर्नाटक चले जाइए, किसकी पार्टी है? कुमारस्वामी की पार्टी, देवेगौड़ा की पार्टी। अब महाराष्ट्र चले जाइए, एनसीपी, बाप बेटी की पार्टी, पवार साहब की पार्टी। शिवसेना, यह भी पिता पुत्र की पार्टी। अब नक्शा खींच के देखिए, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रह गई है। ना तो ये इंडियन है, क्योंकि ये इंडिया में नहीं बोलते, लंदन में बोलते हैं। ना तो ये इंडियन है, न ये नेशनल है, और न ही ये कांग्रेस है। ये भाई बहन की पार्टी बन गई, भाई बहन की पार्टी। इसलिए मित्रों, अगर कोई पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी है। और परिवारवाद को कोई धक्का दिखाने वाली पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी है। और ये यही संभव है, यही संभव है कि के लक्ष्मण राज्यसभा में रात को 11 बजे बोलता हूं और सुबह ये राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। ये यही संभव होता है। ये यही संभव है जिनके कोई माई बाप कोई राजनीति में नहीं थे, लेकिन उन सब लोगों ने। और ये यही संभव है कि एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनता है। इसलिए हमको इस बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा को मुअत्तल किए जाने पर कहा कि उनकी मुअत्तली या निकाले जाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको सख्त क़वानीन के तहत जेल भेजना चाहिए। मायावती ने पीर के रोज़ इस सिलसिले में एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि मुल्क में सभी मज़ाहिब का एहतराम ज़रूरी है, किसी भी मज़हब के लिए काबिल एतराज़ ज़बान का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। इस मामले में बीजेपी को भी अपने लोगों पर सख्ती से शिकंजा कसना चाहिए। सिर्फ उनको मुअत्तल करने और निकालने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको सख्त क़वानीन के तहत जेल भेजना चाहिए। मायावती ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि कानपुर में अभी हाल ही में जो तशद्दुद हुआ, उसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। इस तशद्दुद के खिलाफ हो रही पुलिस कार्रवाइयों में बेकसूर लोगों को परेशान ना किया जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान अवाम पर मबनी तर्ज हुक्मरानी के नुक्ते नज़र के साथ आगे बढ़ा है, और ये हमारी अवलीन तरजीह है कि हम खुद लोगों तक पहुँचें और हर एक अहल शख्स को मुकम्मल फ़ायदा पहुँचाएँ। वज़ारत ख़ज़ाना और कॉर्पोरेट उमूर की तरफ से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुनक़्क़िदा एक हफ्ता तवील खुसूसी प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए मोदी ने कहा कि मुल्क ने माजी में हुकूमत पर मुर्तकिज़ हुक्मरानी का खुमियाजा उठाया है, लेकिन आज 21वीं सदी का हिंदुस्तान अवाम पर मरकूज़ तर्ज हुक्मरानी के साथ आगे बढ़ा है। साथियों, रिफॉर्म्स
यानी सुधार के साथ ही हमने जिस बात पर फोकस किया है वो है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। केंद्र और राज्य के अनेक टैक्सों के जाल की जगह अब जीएसटी ने ले ली है और इस सिंप्लीफिकेशन का नतीजा भी देश देख रहा है। अब हर महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से रुपए के पार जाना सामान्य बात हो गई है। ईपीएफ और रजिस्ट्रेशन की संख्या में भी हम लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं। सुधार सरलीकरण से आगे बढ़कर अब हम सुगम व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। जेम पोर्टल की वजह से एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्राइज के लिए सरकार के अपना प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान हो गया है। इसमें भी खरीद का आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर रहा है। आज देश में निवेश करने के लिए कहां कहां संभावनाएं हैं वो जानकारी इन्वेस्ट इंडिया पोर्टल के माध्यम से आसानी से उपलब्ध है। आज अनेक तरह की क्लियरेंसेस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल है। इसी कड़ी में ये जन सर्विस पोर्टल भी देश के युवाओं, देश के स्टार्टअप्स को बहुत मदद करने वाला है। आज हम सुधार, सरलीकरण, सुगमता की शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो सुविधाओं का नया स्तर प्राप्त होता है। सभी देशवासियों को आधुनिक सुविधाएं देना, उसके लिए नित नए प्रयास करना, नए संकल्प लेकर उन्हें सिद्ध करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीर के रोज कहा कि महात्मा गांधी की तस्वीर वाली मौजूदा करेंसी और बैंक नोटों को दूसरों की तस्वीर वाले नोट से तब्दील करने की कोई तजवीज नहीं है। उसने उन रिपोर्ट्स की तरदीद की जिनमें दावा किया गया था कि आरबीआई मौजूदा करेंसी और बैंक नोटों में तब्दीली पर गौर कर रहा है। मरकजी बैंक ने एक बयान में इस तरह के मुबाहिसों के बारे में वजाहत करते हुए कहा कि कुछ मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महात्मा गांधी की तस्वीर वाली मौजूदा करेंसी और बैंक नोट्स को बदलकर उसकी जगह दीगर लोगों की तस्वीर वाले नोट और करेंसी लाने पर गौर कर रहा है। दिल्ली में रोड रेज का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। यहां बाइकर्स के एक ग्रुप से कहासुनी होने पर एसयूवी सवार ने पहले तो बाइकर्स से बहस की, फिर उन्हें धमकाया और उसके बाद एक बाइकर को जोरदार टक्कर मार दी। अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास हुए इस वाकये का वीडियो बाइकर्स ग्रुप के एक मेंबर के कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने बाइक में टक्कर मारने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया में वायरल 1 मिनट 14 सेकंड का ये वीडियो इतवार के रोज का बताया जा रहा है। वीडियो में एसयूवी सवार बाइकर्स को धमकाते हुए नजर आ रहा है। वहीं बाइकर्स रफ्तार कम करके एसयूवी के पीछे चलते दिखाई दे रहे हैं। जब एक बाइकर ने अपनी बाइक एसयूवी के आगे निकाली तो एसयूवी में बैठे शख्स ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद वो भाग निकला। एसयूवी की टक्कर से बाइकर सड़क पर गिरकर काफी दूर तक घिसटता रहा। हालांकि बाइकिंग गेट्स के चलते उसकी जान बच गई। जिस बाइक सवार को टक्कर मारी गई थी वो 20 साल के श्रेयांश है। उन्हीं के ग्रुप के एक रुकन अनुराग अय्यर ने वीडियो शेयर किया और सीएम अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए कार ड्राइवर को पकड़ने की मांग की थी। आखिर में बात कोरोना वायरस की। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 4 दिनों से लगातार 4000 कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 4490 नए केसेस दर्ज किए गए। इससे पहले 2 जून को मुल्क में 4000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए थे। 3 जून को 3945 नए मामले और 4 जून को 4257 केसेस आए थे। मुल्क में पॉजिटिविटी रेट 1.03% हो गया है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना।
इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।